उसके अनुसार जो मान आते हैं क्वांटम लब्धि के, वो ना केवल इकाई मान होता है बल्कि वो इकाई के अलावा भी होते हैं। तो हमको 3 प्रकार के मान क्वांटम लब्धि, जिसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका मान 1 भी मिलता है, तो उसका मान 1 से ज्यादा भी मिलता है, और उसका मान 1 से कम भी मिलता है। ठीक है, क्वांटम लब्धि के मान है वो ना केवल 1 होगा। 1 कब होगा? 1 तब होगा जब जितने अणु, अभिकारक के जितने अणु प्रकाश का अवशोषण कर रहे हैं, वो सारे के सारे अणु क्या हो जाएं? उत्पाद में बदल जाएं। तो क्वांटम लब्धि का मान क्या आ जाएगा? क्वांटम लब्धि का मान आएगा 1। लेकिन जितने अणु प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण कर रहे हैं, वो सारे के सारे यदि उत्पाद में नहीं बदल रहे हैं, तो क्वांटम लब्धि का मान आएगा 1 से कम। और यदि एक क्वांटम, जितने क्वांटा का अवशोषण हो रहा है, उसकी तुलना में उत्पाद में बदलने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या ज्यादा है, तो इसका मान आएगा 1 से ज्यादा। तो हम आज की इस क्लास में बात करेंगे कि क्वांटम लब्धि का मान हाई और लो क्यों होता है, किस कारण से हाई और लो होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वांटम लब्धि के लो मान के बारे में। कम मान क्यों आता है? ठीक है, कम मान क्यों आता है, उसके लिए कारण क्या क्या उत्तरदायी है। लो वैल्यू ऑफ क्वांटम यील्ड। पहला कारण क्या है इसके लिए? पहला कारण क्या होगा कि जितने अभिकारक अणु प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, वो सारे के सारे उत्पाद में नहीं बदल पाते, क्योंकि उससे जब वो क्रिया कर सके, उससे पहले ही क्या होता है, वो अपनी ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। जो ऊर्जा उन्होंने, जो प्रकाश ऊर्जा उन्होंने अवशोषण करके वो एक्टिवेट हुए, इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं इस रिएक्शन से। लैपटॉप की स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है? यस सर। यस सर। ओके ओके, थैंक यू बच्चों। तो देखो, ये ए स्टार दिखाया हमने, इसका मतलब क्या हुआ? ए हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अभिकारक है जिसने प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण किया, और वो किस में कन्वर्ट हो गया? एक एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुआ। ये एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, उससे पहले क्या कर देता है, ये अपनी इस एनर्जी को एमिट कर देगा और ये निष्क्रिय हो जाएगा। एक्टिवेट हुआ, सक्रिय हुआ, और उसके बाद में ये निष्क्रिय हो जाता है। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा ये हो सकता है कि, और हाँ, जरूरी नहीं कि वो सारी की सारी ऊर्जा को ही वो उत्सर्जित करे, उसमें से कुछ भाग को उत्सर्जित कर देता है, तो क्या होगा? पर्याप्त ऊर्जा उसके पास नहीं रहेगी जिससे कि वो उत्पाद में बदल सके। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा ये हो सकता है कि ये जो सक्रिय अणु हैं, ये आपस में टकराए, या जो सामान्य अणु हैं जिन्होंने प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण नहीं किया, उनके साथ में टकराए, तो आपस में टकराने से भी ये क्या करते हैं? अपनी ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। ऊर्जा जो उन्होंने अवशोषित की है, वो इनकी लॉस्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो ये उत्पाद में नहीं बदल पाते हैं। आपको तो ये पता ही होगा कि किसी भी अभिकारक अणु के, किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए उसको एक मिनिमम एनर्जी की आवश्यकता होती है। ठीक है, जिसको थ्रेशोल्ड एनर्जी और दहली ऊर्जा उसको कहा जाता है। सो अगर वो उतनी उसके पास में नहीं होगी, तो वो उत्पाद में या प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। सो ये आपस में टकरा करके क्या करते हैं? अपनी ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं, और जब ऊर्जा नष्ट हो गई, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ये फिर उत्पाद में नहीं बदलेंगे, और इसकी वजह से क्वांटम यील्ड, उसका मान क्या होगा? कम हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से क्या हो सकता है कि ये जो ऊर्जा इन्होंने अवशोषित की है, उस अवशोषित ऊर्जा को क्या कर सकते हैं कि वो अवशोषित ऊर्जा, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता इसको उत्पाद में बदलने के लिए है, उससे कम ऊर्जा इसके पास है, तो भी क्या होगा? ये उत्पाद में नहीं बदलेगा। और इस ऐसी स्थिति में क्या करता है, ये जो सक्रिय अणु है, ये क्या करेगा? अपनी ऊर्जा को स्थानांतरित कर देगा। ठीक है, उन अणुओं को कर देगा उसी माध्यम में, उसी रिएक्शन मिक्सचर में उपस्थित उन अणुओं को कर देगा जिनको कि उत्पाद में बदलने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता हो। तो इस प्रकार से जिस अणु ने हमारे प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण किया, वो उत्पाद में नहीं बदला,
इसलिए क्वांटम यील्ड का मान कम हो गया। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से क्वांटम यील्ड का मान कम होता है। तो जो क्वांटम लब्धि है वो निश्चित रूप से जो जिस भी अणु ने ऊर्जा को अवशोषित किया है उस अणु के उत्पाद में नहीं बदलने की वजह से कम होती है। और ये उत्पाद में क्यों नहीं बदलता? उत्पाद में इसलिए नहीं बदलता है क्योंकि वो अपनी ऊर्जा को नष्ट कर देता है। ठीक है, टकराने से काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में इधर उधर वो मूव कर रहा है, उसकी वजह से लॉस्ट हो जाती है, या वो अपनी किसी दूसरे मॉलिक्यूल को दे देता है, या उसके पास सफिशिएंट एनर्जी। ये कुछ कारण है। तो ऐसा ही एक एग्जाम्पल है रिएक्शन का H2 एंड Br2 के बीच में। हाइड्रोजन और ब्रोमीन जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो ये क्या करते हैं? HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड का फॉर्मेशन ये करते हैं। और वो जो हाइड्रोब्रोमिक एसिड है वो उसके लिए जो क्वांटम यील्ड का मान आता है वो कितना आता है? आपको दिखाई दे रहा होगा आपके सामने 0.01। एक की तुलना में बहुत कम है ये। ठीक है, एक की तुलना में बहुत कम है। तो ये जो कम मान है उसके लिए जो उत्तरदायी है वो है इस Br2 अणु के लिए सक्रियण ऊर्जा का अधिक मान का होना। तो उसकी वजह से ये क्या करता है? ये उत्पाद में नहीं बदल पाता। इसके बारे में हम लोग डिटेल में भी बात करेंगे। दूसरा जो थर्ड टाइप है क्वांटम यील्ड का एक से अधिक मान का होना। ठीक है, क्वांटम यील्ड का मान एक से बहुत अधिक हो जाए। बहुत अधिक होने का मतलब क्या होगा? जैसे कि आपके सामने दो एग्जांपल लिखे हुए हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन की रिएक्शन से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बनना, और CO और Cl2 की अभिक्रिया से COCl2 का बनना। ये जो अभिक्रिया है इनके लिए देखिए H2 प्लस Cl2 की जो रिएक्शन है उसके लिए क्वांटम यील्ड का मान कितना? 10⁻6, मतलब 1 से बहुत ज्यादा बड़ा है ये मान। और इसी टाइप से CO कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन के बीच की जो अभिक्रिया उसके लिए भी ये मान कितना? 10⁻3, 10⁻3। 10⁻3 का मतलब क्या हो गया? 1000 इसके लिए मान है। तो एक से ये भी क्या है? बहुत ज्यादा अधिक ये मान है। ठीक है ना, ये मान भी बहुत अधिक है। तो इन ऐसी अभिक्रियाएं जिनके लिए कि क्वांटम यील्ड का मान एक से बहुत अधिक होता है, उसके लिए क्या क्या कारण उत्तरदायी हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसके लिए देखो जनरली जो ये होता है एक से ज्यादा मान होगा जहां पर इन अभिक्रियाओं में क्वांटम यील्ड या क्वांटम लब्धि का मान एक से ज्यादा होता है, वो अभिक्रियाएं जो होंगी वो जनरली चेन रिएक्शंस होती हैं, श्रृंखला अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो श्रृंखला अभिक्रियाओं में क्या होगा? श्रृंखला अभिक्रियाओं में जनरली जो इंटरमीडिएट बनते हैं वो होते हैं मुक्त मूलक, फ्री रेडिकल। ठीक है, तो एक मुक्त मूलक बना, उसने क्या किया? दूसरा मुक्त मूलक बना दिया, फिर दूसरे में तीसरा। इस प्रकार से ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूअसली चलती रहती है। हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। ये जो अभिक्रियाएं होंगी, जिन अभिक्रियाओं के लिए क्वांटम यील्ड का मान एक से ज्यादा होता है, उनमें क्या होता है? ये अभिक्रियाएं जो होंगी वो स्वतः अभिक्रियाएं होती हैं। स्वतः अभिक्रियाओं का मतलब क्या हो गया? बस एक बार इनको शुरू करने की आवश्यकता, इसके बाद में ये बिना प्रकाश के भी, प्रकाश की अनुपस्थिति में भी, अंधेरे में भी, डार्क में भी ये होती रहती हैं। उनको उसके बाद में प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए इनके लिए जो क्वांटम यील्ड का मान होगा वो बहुत अधिक होता है, क्योंकि एक ही अणु जब सक्रिय हो गया और उसकी वजह से जब अभिक्रिया प्रारंभ हो गई तो वही क्या होगा? असंख्य अणुओं को, हजारों भी हो सकते हैं, लाखों अणुओं को भी वो क्या कर सकता है? अभिक्रिया करवाने में सक्षम हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रियाओं के लिए क्वांटम यील्ड का मान क्या होगा? एक से ज्यादा आएगा। ठीक है, तो ऐसा हम लोग इनके एग्जाम्पल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब जो क्वांटम यील्ड के मान में वेरिएशन आता है, वेरिएशन का मतलब क्या हो गया? अंतर जो आता है। जो स्टोर्क आइंस्टीन का नियम था उसके अनुसार तो क्या होना चाहिए था? जिस अणु ने अवशोषण किया उसको उत्पाद में बदलना है। तो जितने अणु अवशोषित करेंगे उतने उत्पाद के अणु बनेंगे। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि क्वांटम यील्ड का मान एक आना चाहिए। बट जो प्रैक्टिकल वैल्यू है वो क्या है? इससे एक से डेविएट कर रही है, एक से क्या है? ये विचलन प्रदर्शित कर रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पर स्टार्क आइंस्टीन नियम है वो पूर्णतया फॉलो नहीं हुआ। ये क्या हो गया? स्टार्क आइंस्टीन नियम से भी डेविएशन है, उससे भी विचलन है। तो उसको एक्सप्लेन किया था एम बोडेस्टाइन ने। ठीक है, एम बोडेस्टाइन ने इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि भाई क्यों स्टार्क आइंस्टीन नियम से ये विचलन हो रहा है, उसके लिए उसने जो फोटोकेमिकल प्रोसेस है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया। एक को कहा प्राथमिक
प्रक्रिया और दूसरी को द्वितीयक। तो ये जो प्राथमिक प्रक्रिया है वो इसके बारे में देखते हैं। प्राथमिक प्रक्रियाएं जो होंगी वो सारी की सारी स्टोरकाइस्टिन नियम को का पालन करते हैं, उसको फॉलो करती हैं। दे all the primary processes follow the Stokastic नियम। So what are the primary processes? Primary processes are those processes in which our reactant molecule absorb photo light and then it convert into an activated molecule, and ultimately the activated molecule will convert into the product, right? So यहाँ पर जो प्रक्रिया हो, जिस प्रक्रिया के दौरान प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है वो प्रक्रिया प्राइमरी प्रोसेस या फिर प्राथमिक प्रक्रिया कहलाती है। जो 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 मॉलिक्यूल इसको अब्जॉर्ब करेगा लाइट को, वो क्या करेगा, वो डिसोसिएट होगा, एक्साइटेड स्टेट एटम और फ्री रेडिकल्स बनाएगा। द प्राइमरी प्रोसेस में आल्सो इन्वॉल्व लॉस ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी। तो इस दौरान क्या हो सकता है, वाइब्रेशनल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी का लॉस हो सकता है। एक्साइटेड मॉलिक्यूल से कोलिजन हो सकता है, मतलब आपस में टकरा करके भी एनर्जी का लॉस हो सकता है। और इसके अलावा फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस, ये दो प्रक्रियाएं हैं, इनके बारे में हम लोग जब लोग इसकी डायग्राम पढ़ेंगे तब इनके बारे में बात करेंगे। इन प्रक्रियाओं के दौरान भी क्या हो सकता है, उससे अवशोषित ऊर्जा का लॉस हो सकता है। सो ये कुछ प्रोसेसेस हैं प्राइमरी प्रोसेस के दौरान, ये जिनकी वजह से जो सक्रिय अणु है वो अपनी ऊर्जा को नष्ट कर सकता है। अब है दूसरी प्रकार की अभिक्रियाएं, दूसरी प्रकार का प्रक्रम, इसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रोसेस। ये प्राइमरी और सेकेंडरी किसने बताया था, एम बोडेनस्टीन ने बताया था। सेकेंडरी प्रोसेस क्या होगी, सेकेंडरी प्रोसेस वो प्रोसेस हैं जो कि प्रकाश की अनुपस्थिति में भी हो सकती है। मतलब सेकेंडरी प्रोसेस होने के लिए पहली जो शर्त है वो तो ये है कि प्राइमरी प्रोसेस के दौरान किसी न किसी अणु को प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। दूसरा ये कि वो सक्रिय अणु है वो अपनी ऊर्जा को दूसरे अणुओं को स्थानांतरित करे, तब ये क्या होंगे, ये सेकेंडरी प्रोसेस होंगे। इनको डार्क प्रोसेस भी कहा जाता है क्योंकि इनके होने के लिए प्रकाश की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। और जो सेकेंडरी प्रोसेस है वो ही उत्तरदायी है किसके लिए, क्वांटम यील्ड के उच्च मान के लिए, ठीक है। क्वांटम यील्ड का उच्च मान होगा, जो क्वांटम यील्ड का उच्च मान का मतलब क्या होगा, एक से अधिक मान का होना। तो वो एक से अधिक मान कब होगा, आप भी जानते हैं कि जब अभिक्रियाएं न केवल प्रकाश की उपस्थिति में बल्कि प्रकाश की अनुपस्थिति में हो सके। तो इस प्रकार की जो प्रोसेसेस हैं जो कि प्रकाश की अनुपस्थिति में भी होती हैं सेकेंडरी प्रोसेस कहलाती हैं या डार्क रिएक्शन कहलाती है, और इनके लिए क्वांटम यील्ड का मान बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। सो यहाँ पर रीजंस लिखे हुए हैं, रीजन फॉर क्वांटम हाई क्वांटम यील्ड, क्वांटम उपलब्धि के उच्च मान के लिए कारण। पहला कारण क्या है, द एक्साइटेड एटम्स और फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस्ड इन द प्राइमरी प्रोसेस इनिशिएट ए सीरीज ऑफ चेन रिएक्शंस एज फॉर एग्जांपल इन कॉम्बिनेशन ऑफ H2 plus Cl2 to give HCl when the resulting quantum yield are of the order of 10 to the power 6 or more। मतलब जब जो प्राइमरी प्रोसेस के दौरान जिन अणुओं ने प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण किया है वो क्या करें, वो मुक्त मूलक बनाएं और वो किसी चयन अभिक्रिया श्रृंखला अभिक्रिया को इनिशिएट करें, शुरू करें, तो जिसकी वजह से क्वांटम यील्ड का मान क्या होगा, 10⁶ या इससे भी अधिक हो सकता है, जैसे H2 plus Cl2 केस में होता है, या मतलब 10⁶ से कम भी हो सकता है, वो एक से ज्यादा होना चाहिए। बात ये, इफ द सेकेंडरी रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक the heat of the reaction may activate molecules thereby causing them to react and thus result in high quantum yield। तो देखो अगर जो अभिक्रिया है वो क्या हो, एक्सोथर्मिक हो, ऊष्माक्षेपी हो, तो उस स्थिति में क्या हो सकता है, जब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी, एक्सोथर्मिक अभिक्रिया होगी, तो क्या होगा, वहां से हीट निकलेगी और वही हीट क्या करेगी, उसके बाद में जो बाकी रिएक्टेंट होंगे उनको एक्टिवेट करके उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। तो ये दो कारण है जिसकी वजह से क्वांटम यील्ड का मान अधिक आ सकता है। पहला कारण क्या हो गया, श्रृंखला अभिक्रिया का होना, दूसरा कारण क्या हो गया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होना। और इसके अलावा जो क्वांटम यील्ड है उसके लिए हमने कारणों की बात कर ली, लेकिन एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। रीजन फॉर लो क्वांटम यील्ड, एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स में गेट डीएक्टिवेटेड बिफोर दे फॉर्म प्रोटॉन। मतलब कि जो है उत्तेजित अणु हैं वो क्या हो सकते हैं, दोबारा से निष्क्रिय हो सकते हैं अब करने से पहले। कोलिजन ऑफ एक्साइटेड जो सक्रिय अणु हैं उनका आपस में
जैसे ऊर्जा का ह्रास हो सकता है। द प्राइमरी फोटोकेमिकल प्रोसेस में गेट रिवर्स, मतलब जिस जैसे अवशोषण किया वैसे वो क्या कर दे, उत्सर्जित कर दे। जो जो ऊर्जा उसने, प्रकाश ऊर्जा उसने अवशोषित किया उसको उत्सर्जित कर दे, तो उसका रिवर्सल प्रोसेस हो गया, तो जिसकी वजह से वो फिर से निष्क्रिय हो गया और द डिसोसिएटेड फ्रेगमेंट में रिकम्बाइंड टू फॉर्म द ओरिजिनल मॉलिक्यूल। और ये क्या हो सकता है कि जो मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए हैं वो क्या कर ले, रिकम्बाइन कर ले। इसका एक एग्जाम्पल हम लोग अभी पढ़ेंगे जो H2+Br2 वाला एग्जाम्पल है। द लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस, कौन सा, स्टार-कांस्टीन वाला, can be applied only to primary process in which each molecule capable of entering into chemical reaction absorb one quanta of radiation. The secondary process take place of themselves quite independent of the लाइट रेडिएशन। ठीक है, तो जो अपना स्टार कास्टिंग वाला नियम है वो केवल हम लोग कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, वो केवल जो प्राइमरी प्रोसेस है उनके ऊपर ही अप्लाई कर सकते हैं कि जब जिसमें भी मॉलिक्यूल ने क्वांटा का अवशोषण किया है वो क्या करे, केमिकल रिएक्शन में एंटर करे और वो उत्पाद का निर्माण करे। जो सेकेंडरी प्रोसेस है वो तो इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट है, मतलब लाइट के ऊपर वो डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, जो जैसे जो प्रक्रियाएं सेकेंडरी होंगी वो क्या क्या होंगी, उनके लिए तो वो जो अणु पार्टिसिपेट करेंगे वो खुद तो अवशोषित कर ही नहीं रहे ना प्रकाश ऊर्जा को, अवशोषण तो किसी और मॉलिक्यूल ने किया, उसके बाद में ट्रांसफर करते चले गए वो चयन विक्रिया के फॉर्म में, फ्री रेडिकल बनते चले गए और वो एक के बाद एक, तो उसके लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, वो निर्भर नहीं होती है प्रकाश पर। It may also be noted that if reaction in the secondary process that are responsible for the formation of product are endothermic in the nature, their rate of occurrence is extremely slow at ordinary temperature। ठीक है, तो अगर अभिक्रिया क्या है, एंडोथर्मिक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो अभिक्रिया होने की दर है वो क्या हो जाएगी, एकदम से कम हो जाएगी। तो सेकेंडरी प्रोसेस है उसके दौरान होने वाली अभिक्रियाएं क्या होंगी, कम होंगी। यदि प्राइमरी प्रोसेस में होने वाली अभिक्रिया एंडोथर्मिक है, उष्मा शोषी है। द रिएक्शन इमीडिएटली फॉलोइंग द प्राइमरी प्रोसेस fall into this category and the quantum yield of such reactions increase with temperature rise। ठीक है, सो जो अभिक्रियाएं प्राइमरी प्रोसेस को फॉलो करती हैं, ठीक है, प्राइमरी प्रोसेस का मतलब प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण किया, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल बना और उसके बाद में प्रोडक्ट में कन्वर्ट, एंडोथर्मिक है, तो वहां पर अगर हम तापमान को इंक्रीज कर दें तो अभिक्रिया की बढ़ती चली जाएगी। द क्वांटम यील्ड ऑफ photochemical decomposition of ammonia increase by about 15% for every 100% rise in temperature। ठीक है, तो अमोनिया का जो डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया है वो हर एक टेम्परेचर में 100% के राइज, ठीक है, उसका 100% राइज कर दो, मतलब जितना टेम्परेचर उसका जस्ट डबल करते चले जाए तो क्या होगा, जो क्वांटम यील्ड है उसके लिए जो रिएक्शन रेट है वो 15% तक इंक्रीज हो जाती है। अगर हम बात करें 27 डिग्री की तो उसका डबल कर दे तो क्या होगा, डबल कर दे तो क्या होगा, उसके बाद में रेट ऑफ रिएक्शन वो 15% से बढ़ जाएगी। द क्वांटम यील्ड इज आल्सो अफेक्टेड बाय द इंटेंसिटी, sorry, the quantum yield is also affected by the intensity of light. For instance, when radiation from a high intense source such as laser falls on a molecule that later can even absorb two photons simultaneously, for such biophotonic and multiphotonic effects the Stark-Einstein law need to be modified। ठीक है, मतलब क्वांटम यील्ड तब भी अफेक्ट होगी जब कोई एक मॉलिक्यूल है वो एक से ज्यादा क्या करे, क्वांटा को या फोटोन को अब्जॉर्ब कर ले, उस स्थिति में भी क्वांटम यील्ड क्या हो जाएगी, अफेक्ट होगी। उसका मान जो है जो स्टार कांस्टेंट ने दिया था उसके अनुसार नहीं होगा, तो ये कह रहा है कि उसको भी मॉडिफाई करने की हमको आवश्यकता है। ओके, अब हम बात करते हैं उन रिएक्शंस की जिन रिएक्शंस के लिए ये क्वांटम यील्ड का मान क्या होगा, एक से कम होगा। जैसे मैं आपको अभी एक अभिक्रिया बता रहा हूँ, कौन सी अभिक्रिया है, वो है H2+Br2 के बीच की अभिक्रिया। ठीक है ना, ये अभिक्रिया मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखो H2+Br2 के बीच जो अभिक्रिया होगी उसमें प्रकाश ऊर्जा का जो अवशोषण होगा वो Br2 द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये Br2 प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करेगा और ये उस एनर्जी को अब्जॉर्ब करने के बाद में कन्वर्ट हो जाता है ये 2Br फ्री रेडिकल्स में। ठीक है, एक
हो गया ये, और दूसरा ये Br। तो ये प्रोसेस क्या हो गई, ये प्राइमरी प्रोसेस है। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर, ये प्राइमरी प्रोसेस है। ठीक है, प्राइमरी प्रोसेस। अब प्राइमरी प्रोसेस के बाद में क्या होता है, देखो ये अभिक्रियाएं होगी, ये Br जो यहाँ पर बना फ्री रेडिकल, ये क्या करता है, ये एक H2 के साथ में अभिक्रिया करेगा, और H2 के साथ में अभिक्रिया करके ये बना लेगा क्या, HBr प्लस एक H फ्री रेडिकल। तो ये भी एक तरह से चेन अभिक्रिया ही है, H फ्री रेडिकल बनाया, और ये जो H फ्री रेडिकल होगा, ये दूसरे जो चेन रिएक्शन है उसमें क्या करता है, ये H फ्री रेडिकल फिर से एक Br2 के साथ में रिएक्ट करेगा, और ये बना लेगा HBr प्लस Br फ्री रेडिकल। तो हमारा जो उत्पाद है वो देखो दोनों पदों में बना है, और दूसरे पद में क्या हो गया, वो फ्री रेडिकल भी बन गया जिसकी वजह से यह विक्रिया हो रही है, वो फ्री रेडिकल भी इसमें बन गया जिसकी वजह से यह विक्रिया हो रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो प्राइमरी अपनी प्रोसेस है, ये वाली जो प्रोसेस है प्राइमरी प्रोसेस, इसमें हमको क्या हुआ, प्रकाश ऊर्जा की आवश्यकता हुई। तो प्रकाश ऊर्जा से ये Br2 ब्रेक हुआ। अब ये बिना प्रकाश की उपस्थिति के देखो सारी सारी चीजें क्या हो रही है, ये सेकेंडरी प्रोसेस है सारी सारी। ठीक है, ये सेकेंडरी प्रोसेस है। यहाँ पर क्या होगा, आगे क्या हो सकता है, H है वो फिर से HBr के साथ में रिएक्ट कर ले, और रिएक्ट करने के बाद में ये क्या कर सकता है, ये बना लेगा H2 प्लस Br फ्री रेडिकल। ये देखो ये हो गई, ये तीसरी रिएक्शन हो गई। और क्या हो सकता है इसमें, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर थर्ड। और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है कि जो Br है वो आपस में क्या कर ले, दोनों मिल करके Br फ्री रेडिकल वो मिल करके क्या बना लें, वो Br2 का फॉर्मेशन कर दे। तो ये हो गई श्रृंखला अभिक्रियाएं चल रही हैं, ये एक के बाद एक रिएक्शन हो रही है। अब इसको देखने से हमको क्या समझ में आ रहा है, सेकंड और थर्ड जो प्रोसेस है वो ऐसी प्रोसेस है जिसके दौरान वही फ्री रेडिकल बन रहा है जो कि प्राइमरी प्रोसेस के दौरान बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इस जो सेकेंडरी प्रोसेसेस है, उन सेकेंडरी प्रोसेसेस को देखने के बाद में जितने चारों मैंने लिखी है वो सारे सारे क्या हैं, ये चारों के चारों सेकेंडरी प्रोसेस हैं, सारे सारे सेकेंडरी प्रोसेस हैं। अब इनको देखने से क्या लग रहा है, इनको देखने से ऐसे लग रहा है कि भाई उसके बाद में से Br बन रहा है, तो उसके बाद में तो हमको प्रकाश की आवश्यकता ही नहीं है, प्राइमरी प्रोसेस को करवाने की आवश्यकता ही नहीं है, वो तो अपने आप से ऑटोमेटिकली होती चली जाएगी। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत ये है कि जो अभिक्रिया एक यहाँ पर हो रही है, ये वाली जो प्रोसेस है, ये क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक का मतलब क्या हो गया कि उसको ऊष्मा की आवश्यकता है, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसको हमको तापमान देने की आवश्यकता है। तो क्या होगा, जब ये प्रक्रिया होगी तो क्या होगा, तापमान डिक्रीज हो जाएगा, और जब तापमान डिक्रीज होगा तो अभिक्रिया की जो दर है वो क्या हो जाएगी, एकदम से डिक्रीज होगी, और ये जो Br जो H2 के साथ में रिएक्ट कर रहा है उसको उतना समय ही नहीं मिलेगा, Br आपस में ही क्या करेंगे, आपस में जुड़ करके फिर से Br2 बना देंगे और अपनी एनर्जी उसको लॉस कर देंगे। तो इसलिए इसके लिए जो क्वांटम यील्ड का मान है, इसीलिए इसके लिए 0.01 के बराबर आता है, इतना कम इसके लिए क्वांटम यील्ड का मान आता है। ठीक है, लेकिन जो अभिक्रियाएं जिनके लिए ये चैन रिएक्शन है, ये बात याद रखना, जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि ये चैन रिएक्शन है, लेकिन फिर भी इसके लिए क्वांटम यील्ड का मान कम होता है। तो कारण आप बता दोगे कि जो फर्स्ट इसमें प्रोसेस है वो क्या है, एंडोथर्मिक, और एंडोथर्मिक होने की वजह से उसके लिए जो रिएक्शन रेट है वो एकदम से कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अब हम देखते हैं ऐसी एक और रिएक्शन, वो कौन सी रिएक्शन है, वो रिएक्शन है H2 प्लस Cl2 की रिएक्शन। H2 प्लस Cl2 मिल करके क्या बनाते हैं, ये HCl बनाते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में ये अपना उत्पाद बनाते हैं। तो ये बन गया 2HCl। इसमें भी जो प्राइमरी प्रोसेस होगी वो सेम होगी, मतलब सबसे पहले Cl2 ब्रेक होगा
और ये Cl2 ब्रेक होकर के बनाता है 2 Cl फ्री रेडिकल। ये 2 Cl फ्री रेडिकल इसने बना लिया। फिर ये हो गई अपनी प्राइमरी प्रोसेस, इसको बोलते हैं हम प्राइमरी प्रोसेस। क्यों प्राइमरी प्रोसेस बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं इसको प्राइमरी प्रोसेस क्योंकि इसी प्रक्रिया के दौरान प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण हुआ। उसके बाद में जो होंगी वो सेकेंडरी प्रोसेस होंगी। सेकेंडरी प्रोसेस में क्या होगा, अब आपको थोड़ा सा अनुमान हो गया होगा कि जो फ्री रेडिकल बना है Cl, ये क्या करेगा, H2 के साथ में रिएक्ट कर लेगा, और H2 के साथ में ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ये बना देता है HCl प्लस H फ्री रेडिकल। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। फिर एस फ्री रेडिकल है वो क्या बनाएगा, वो बनाता है, वो फिर से रिएक्ट करेगा किसके साथ में, एक Cl2 के साथ में, और ये बना देगा HCl प्लस Cl। तो इसमें जो चेन रिएक्शन हुई है ये प्राइमरी प्रोसेस हो गई, और ये जो होंगी ये सारी क्या होंगी, सेकेंडरी प्रोसेस। ठीक है ना, ये वाली है सेकेंडरी प्रोसेस। आगे भी ऐसे ही होती चली जाएंगी। फिर से Cl है वो क्या करेगा, किसी HCl के साथ में रिएक्ट कर लेगा, और ये इन रिएक्शन के दौरान ये जो दो रिएक्शन मैंने बताई हैं, इन दोनों रिएक्शन के दौरान क्या हो रहा है, नए फ्री रेडिकल बन रहे हैं, इसलिए इनको बोलते हैं चेन प्रोपागेशन। चेन प्रोपागेशन प्रोसेस इसको बोला जाता है। ठीक है, चेन प्रोपागेशन। और जो फर्स्ट रिएक्शन हुई है उसको बोलते हैं चेन इनिशिएशन। ठीक है, ये हो गई चेन इनिशिएशन। इसमें चेन क्या हुई है, आरंभ हुई है, इसमें चेन का आरंभ हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं चेन इनिशिएशन। और एक होगी चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन में क्या होगा, जो फ्री रेडिकल आपके बने वो आपस में रिएक्ट करेंगे, जैसे Cl है वो Cl के साथ में रिएक्ट करके वो फिर से Cl2 बना देगा। ये हो गया चेन टर्मिनेशन। तो ये भी सेकेंडरी प्रोसेस में ही होती है। तो इस अभिक्रिया के दौरान क्या हो रहा है, इस अभिक्रिया के दौरान जो प्रोसेस होंगी वो जो टेम्परेचर इनको मिलेगा उसी टेम्परेचर पर हो जाती है। तो Cl को उतना समय ही नहीं मिलता कि वो आपस में रिएक्ट करके Cl2 अणु को फिर से बना सके, इसलिए जो अभिक्रियाएं हैं वो तेजी से वहां पर चलती रहती हैं, और ये जो साइकिल है वो बार बार रिपीट होते रहते हैं। यही कारण है कि इस अभिक्रिया के लिए जो क्वांटम यील्ड का मान है वो क्वांटम यील्ड का मान इसके लिए बहुत ज्यादा होता है। इसके लिए लगभग 10⁶ के बराबर क्वांटम यील्ड का मान इस प्रोसेस के दौरान अटेन हो जाता है। मतलब इस प्रक्रिया के दौरान इतना इतना ज्यादा क्वांटम यील्ड का मान, फाई का मान है वो 10⁶ के बराबर इसमें मिल जाता है। ठीक है, तो ये था क्वांटम यील्ड का हाई और लो मान। अब हम बात करते हैं उन अभिक्रियाओं की, कुछ और अभिक्रियाओं की जिनके लिए कि क्वांटम यील्ड का मान 1 से ज्यादा होता है। मैं आपको कुछ और रिएक्शंस इसमें शेयर कर रहा हूं जो कि क्वांटम यील्ड के मान से ही संबंधित है। ये देखो प्राइमरी प्रोसेस, इसमें सेकेंडरी प्रोसेस है, ये अपना लैम्बर्ट का, और ये इसमें नियम है। ठीक है, जैसे ये प्रोपागेशन रिएक्शन है आपके सामने, ये लिखी हुई है इसमें। स्क्रीन दिख रही है बच्चों आपको? यस सर। लैपटॉप स्क्रीन दिख रही है? ओके, यस सर। ओके।
ओके ओके ओके। हाँ ये देखिए, ये कुछ रिएक्शंस हैं जिनके लिए कि क्वांटम यील्ड के मान आपके सामने लिखे हुए हैं। फर्स्ट जो रिएक्शन है वो है डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया, ठीक है ना। अमोनिया का डिसोसिएशन लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है और उसके लिए जो क्वांटम यील्ड का मान है वो है 0.2। इसी टाइप से नाइट्रिक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, उसका डिसोसिएशन हो रहा है नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन में, इसके लिए क्वांटम यील्ड का मान है 0.7। सिमिलरली H2 और Br2 के लिए हम लोगों ने बात कर ली। H2S का डिसोसिएशन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इनटू हाइड्रोजन एंड सल्फर, उसके लिए क्वांटम यील्ड का मान है 1। ये हमने बात की थी पहले ही कि इसके लिए हो गया, SO प्लस Cl2 की रिएक्शन के लिए हो गया। इन रिएक्शंस के लिए जो क्वांटम यील्ड का मान है वो 1 के आसपास आता है, 1 ही होता है। इसी टाइप से 1 के जो गुणक के रूप में जो इसका क्वांटम यील्ड का मान होगा, जैसे HI का डिसोसिएशन है उसके लिए क्वांटम यील्ड का मान है 2। इसी टाइप से ऑक्सीजन का ओजोन में कन्वर्जन, उसके लिए भी क्वांटम यील्ड का मान 3 है। तो इसको हम फर्स्ट कैटेगरी में रखते हैं। वो अभिक्रियाएं जिनके लिए क्वांटम यील्ड का मान 1 या 1 के गुणक के रूप में हो, इनको हम 1 से ज्यादा वाले मान की कैटेगरी में इनको नहीं रखा जाता। जो 3 अभिक्रियाएं मैंने यहाँ पर, जिनके लिए 3 के लिए मैंने क्वांटम यील्ड को बॉक्स में क्लोज किया है, ये रिएक्शंस उसी कैटेगरी में रखी जाती है जिनमें क्वांटम यील्ड का मान 1 आता है या 1 के गुणक के रूप में आता है, मतलब 2 हो गया, 3, 4 ऐसे है ना, पॉइंट में नहीं आएगा। और जहां पर क्वांटम यील्ड का मान 10 की पावर के फॉर्म में आता है, जैसे 10 टू द पावर 2 हो, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 6, तो उनको हम इंक्लूड करते हैं उस कैटेगरी में जहां तक क्वांटम यील्ड का मान 1 से बहुत ज्यादा, जैसे H2 प्लस Cl2 की ये एक रिएक्शन हो गई, ठीक है। ओके, तो ये थे क्वांटम यील्ड के कुछ मान। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी प्रोसेसेस के बारे में जो एक आपके इसमें टर्म दे रखा है सिलेबस में, फोटोकेमिकल इक्विलिब्रियम एंड द डिफरेंशियल रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन और क्वेंचिंग रोल ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो इसके बारे में हम लोग अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग बात करेंगे। अभी मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा हूँ 2 और प्रोसेसेस के बारे में, जिसको बोलते हैं, एक को कहा जाता है फोटोसेंसिटाइजेशन और दूसरा कहलाता है केमी ल्यूमिनेसेंस, ठीक है। तो फोटोसेंसिटाइजेशन प्रोसेस क्या है? ये जो प्रोसेस है ये भी आपके इससे के साथ ही रिलेटेड है। फोटोसेंसिटाइजेशन क्या होगा? फोटोसेंसिटाइजेशन में जो अणु प्रकाश का अवशोषण करता है वो अणु स्वयं उत्पाद में नहीं बदल करके उस अवशोषित ऊर्जा को किसी दूसरे अणु को स्थानांतरित कर देता है। मतलब ये हो गया कि जैसे आपके पास में कोई एक अणु है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है H2, ठीक है। तो वो H2 स्वयं प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित नहीं कर सकता। H2 के पास में वो क्षमता नहीं है कि ये प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर ले, बट मरकरी के पास ये क्षमता है कि वो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर ले। तो मरकरी क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करता है पहले, देखो इस फर्स्ट स्टेप में, और उसके बाद में ये क्या करता है? ये इस प्रकाश ऊर्जा को किसको स्थानांतरित कर देगा? ये प्रकाश ऊर्जा को स्थानांतरित कर देता है H2 को। मतलब ये अवशोषण इसने किया, लेकिन ये इसने किसको स्थानांतरित कर दिया? H2 को। H2 के पास वो क्षमता नहीं है कि वो खुद से इस प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर सके। तो ये जो प्रोसेस है जिसके दौरान कि कोई एक अणु प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है और उसके बाद में उसको स्थानांतरित कर देता है किसी दूसरे अणु को, ये कहलाता है फोटोसेंसिटाइजेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रकाश संवेदीकरण। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, प्रकाश संवेदीकरण। क्या होगा प्रकाश संवेदीकरण? प्रकाश संवेदीकरण वो प्रक्रिया है जिसके दौरान जिस अणु ने प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण किया वो स्वयं उत्पाद में नहीं बदल करके
अपनी ऊर्जा को किसी ऐसे अणु को स्थानांतरित कर देता है जो कि स्वयं प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करने में सक्षम नहीं है। मतलब ये एक तरह से इसको ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर Hg ने प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण H2 के लिए किया, है ना। इसी टाइप से क्लोरोफिल, जो अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है उसमें भी क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, लेकिन वो स्वयं तो उत्पाद में नहीं बदलता है। वो किसको स्थानांतरित करता है अपनी ऊर्जा को? वो CO2 को स्थानांतरित कर देता है अपनी ऊर्जा को, राइट। तो यहाँ क्लोरोफिल क्या है? फोटोसेंसिटाइजर है, प्रकाश संवेदक है, और ये प्रकाश संवेदीकरण अभिक्रिया को ये क्या करता है? प्रोसेस को इनिशिएट करता है। इसी टाइप से ओजोन का डिसोसिएशन, ठीक है, ओजोन का जो डिसोसिएशन होगा उसमें जो क्लोरीन है वो क्या करता है? इसको अवशोषित करता है। तो आप लोगों ने अपने ओजोन मंडल के बारे में पढ़ा होगा, है ना। आप लोग जानते होंगे कि ओजोन मंडल कहाँ पर है और वो अपने अर्थ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्या क्या काम करता है। और आप लोग ये भी जानते होंगे कि उसका ओजोन का क्षय हो रहा है, ठीक है। वो क्या हो रही है? ओजोन क्या हो रही है? डिप्लेशन हो रहा है ओजोन लेयर का। वो डिप्लेशन क्यों हो रहा है? उसका रीजन क्या है? और उस रीजन में भी जब आप पढ़ते होंगे तो आपने फ्रेयॉन्स का नाम पढ़ा होगा, और जो एसिड हैं उनमें जिन गैसेज का यूज होता है वो नहीं है।